गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो विनियोग चल रहा है, विनियोग का टॉपिक, तो उसमें हम करेंगे आगे। विनियोग के साधन कर रहे थे कि हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो किन किन तरीक़ों से कर सकते हैं, किन साधनों के द्वारा। तो उसमें हमने बैंक की बात की, हमने उसमें डाकघर की बात की, फिर हमने किसान विकास पत्र की बात की, राष्ट्रीय बचत पत्र की बात की। अब हम करते हैं अगली जो स्कीम है वो है जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। जीवन बीमा बचत एवं विनियोग का अत्यंत ही महत्वपूर्ण साधन है। आज के समय में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एक अन्य साधन बचत के साधनों में से बिल्कुल ही यह भिन्न है। जितने भी हमने आपको साधन बताए हैं, चाहे पिछले जितने भी साधन बताए, उनमें सबसे अलग है क्योंकि इसमें धन का भुगतान समय पर अनिवार्य रूप से कर दिया जाता है। जब विनियोगकर्ता को धन की बहुत अधिक ज़रूरत होती है, अतः जीवन बीमा व्यक्ति को बचत के साथ ही सुरक्षा की गारंटी देता है तथा जोखिम कम करता है। साथ ही यह अनिश्चितता को निश्चितता में बदल देता है। आज की भागदौड़ भरी मानसिक तनाव वाली ज़िंदगी में व्यक्ति के जीवन का कुछ भी ठिकाना नहीं है। अब कल क्या हो जाए, कहाँ क्या मुश्किल आ जाए, हम सब कोई भी यह नहीं जानता है। कब मानव के जीवन में दुखों का भूचाल आ जाए, इसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत कठिन है। कब अचानक ही कमाने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाए तो ये भी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में परिवार की आय बिल्कुल ही बंद हो जाती है और घर में अंधेरा छा जाता है। बीमा धारक की असमय मृत्यु के पश्चात बीमा की समस्त राशि उसके उत्तराधिकारी या वारिस को दे दी जाती है। इस प्रकार यह परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। जीवन बीमा भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत है। 19 जनवरी 1956 को भारत सरकार ने भारतीय बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया और जो बीमा कंपनियां उस समय तक भारत में कार्यरत थी, उनकी देयताओं एवं संपत्तियों को अपने हाथों में ले लिया। इसकी स्थापना संसद की एक अधिनियम के द्वारा सितंबर 1956 में किया गया, जिसका नाम जीवन बीमा रखा गया, यानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रखा गया, LIC रखा गया। शॉर्ट में इसको LIC बोलते हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। जीवन बीमा का अर्थ क्या है? जीवन बीमा एक सुनियोजित योजना है, सुनिश्चित योजना है। यह एक ऐसी संस्था है जो सुरक्षा देकर जोखिम कम करता है तथा परेशानी संकट के समय वित्तीय सहायता देकर जीवन जीने के प्रति लालसा उत्पन्न करता है। जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया एक करारा अनुबंध या एग्रीमेंट होता है, जिसमें आकस्मिक दुर्घटना होने या बीमा धारक की असमय मृत्यु होने पर उसके द्वारा बीमित धन की पूर्व निश्चित समस्त राशि उसके उत्तराधिकारी को दे दी जाती है। इस प्रकार यह बीमा धारक या उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं जीवन बीमा की विशेषताएं क्या हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले विशेषताएं की बात करते हैं। जीवन बीमा की सबसे पहली प्रमुख विशेषता यह है कि यह आर्थिक संकट के समय काम आता है। इन्हीं कारणों से वर्तमान में जीवन बीमा योजना अन्य बचत की योजना से अधिक लाभप्रद है। अतः इसकी लोकप्रियता एवं प्रसिद्धि बढ़ी है। इसकी निष्ठा, समय पर कार्य, आयकर में छूट, लोगों में विश्वास आदि कारणों से जीवन बीमा की जनप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब हम इसमें उद्देश्य की बात करते हैं कि क्या उद्देश्य है। जीवन बीमा के उद्देश्य हैं, यहाँ कल्याण शब्द दो अर्थों में, यानी इसको क्या कहा है, जो जीवन बीमा के उद्देश्य वो दो प्रकार से, व्यक्तिगत स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर।
व्यक्तिगत स्तर पर जीवन बीमा निगम लाखों करोड़ों परिवारों को लाखों करोड़ों लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यदि दुर्भाग्यवश असमय ही कमाने वाले की मृत्यु हो जाती है और यदि उस व्यक्ति ने अपना जीवन बीमा करवा रखा है तो जितनी राशि का बीमा उस व्यक्ति ने करवाया है उतनी राशि समस्त देय लाभों के साथ उसके उत्तराधिकारी को मिल जाती है। आप देखते भी हैं कि जिस व्यक्ति को ने जैसे आपने बीमा करवाया, आपको कोई भी बीमारी हो जाती है, समय मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति को वो धनराशि जितने भी उसके लाभ हैं उनके साथ उसको मिल जाती है। इस प्रकार आकस्मिकताओं, अनिश्चितताओं एवं वृद्धावस्था में जीवन बीमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। ये तो थी व्यक्तिगत स्तर पर ये कैसे हेल्प करती है। अब है राष्ट्रीय स्तर पर। बीमा धारकों द्वारा जमा कराई गई छोटी छोटी राशि को एकत्रित करके उसे पूंजी के रूप में उपयोग किया जाता है और देश में उद्योग धंधों एवं विकास कार्यों में इस पूंजी को लगाया जाता है। इस प्रकार यह देश के आर्थिक विकास में सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा के प्रमुख उद्देश्य हैं। एक है वृद्धावस्था में सुरक्षा प्रदान करता है, दूसरा परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, आयकर में छूट दिलवाता है। व्यक्ति अपनी आय का जो अंश बीमे की किस्तों के रूप में जमा करता है उससे उसे 15 से 20% तक आयकर में छूट मिल जाती है। फिर संपत्ति कर चुकाने का जो प्रावधान होता है, बहुत अधिक धनाढ्य व्यक्ति जिनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है उन्हें संपत्ति पर कर चुकाना पड़ता है। वे यदि चाहें तो जीवन बीमा से संपत्ति कर चुका सकते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात भी संपत्ति कर चुकाया जा सकता है। तो इस प्रकार से संपत्ति कर चुकाने का प्रावधान भी इसके द्वारा होता है। फिर है ऋण सुविधा। जीवन बीमा अपने जो भी बीमा धारक होते हैं उनको ऋण की सुविधा भी उपलब्ध करवाते हैं। तो LIC के द्वारा ऋण की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। बच्चों की उच्च शिक्षा हेतु भी LIC करवाई जाती है। जीवन बीमा बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के हेतु भी आर्थिक सहायता प्रदान करता है। बच्चों के विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। ये है। अब इसमें आती है इलाज करवाने हेतु। इलाज के लिए भी काफ़ी सारी बीमारियां जैसे बाईपास सर्जरी है, किडनी, लीवर, इनका ट्रांसप्लांट करवाते हैं, उनके खर्चे, ऑपरेशन आदि के खर्चे भी इनके द्वारा निपटाए जा सकते हैं। आकस्मिकता से सुरक्षा, सेफ्टी फॉर इमरजेंसी, यानी जीवन बीमा आकस्मिकताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। जीवन, मृत्यु, दुर्घटना आदि पर मानव का कोई वश नहीं चलता है। यदि कमाने वाले सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो कष्टमय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि उसने जीवन बीमा करवाया है तो वह उससे कष्ट भरे जीवन है उनसे वह उबर सकता है। अब इसमें हम बात करते हैं, अब अगला हम बात करते हैं यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी हम अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय साधन है। इस ट्रस्ट में विभिन्न आय वर्ग के लोग, चाहे वे अमीर हो चाहे गरीब हो, अपनी बचत की राशि का विनियोजन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना संसद के एक अधिनियम के द्वारा सन 1964 में भारत सरकार के द्वारा की गई। इसमें विनियोजित धन को सरकार विभिन्न उद्योगों, व्यापारों के विकास में लगाती है, जिससे देश का विकास होता है और इनसे प्राप्त लाभांश का 90% भाग यूनिट विनियोगकर्ताओं में बांट दिया जाता है। इस प्रकार इस साधन से विनियोग किया हुआ धन सुरक्षित रहता है, साथ ही विनियोगकर्ता को अधिकतम लाभ भी प्राप्त होता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत निम्नलिखित काफ़ी सारी योजनाएं आती हैं, जिनमें सबसे पहले है यूनिट योजना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस योजना में एक यूनिट 10 रुपये के होते हैं। एक व्यक्ति को कम से कम 10 यूनिट खरीदना होता है, आवश्यक होता है, अर्थात इस योजना में कम से कम 100 रुपये विनियोग करना जरूरी होता है, 100 रुपये इन्वेस्ट करना जरूरी होता है।
यूनिट खरीद की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं। आप अधिकतम कितने भी खरीद सकते हो, परंतु कम से कम कितने हैं, 10 यूनिट उसको खरीदना अनिवार्य होता है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के कार्यालय अथवा उसके द्वारा अधिकृत एजेंट, अधिकृत बैंक अथवा डाकघर से खरीदे जा सकते हैं। यूनिट्स का हस्तांतरण वर्ष के अंत में वार्षिक लाभ के यूनिट क्रेताओं के बीच प्रति यूनिट की दर के से बराबर बांट दिया जाता है। इससे प्राप्त होने वाली आय एक निश्चित सीमा तक आयकर से मुक्त रहती है। अब इसमें बात करते हैं यूनिट ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को समाप्त हो जाता है। 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून को यह समाप्त हो जाता है। पुनर्नियोजन योजना, री इन्वेस्टमेंट प्लान, इस योजना का शुभारंभ 1966 में किया गया। ये जो आपको बता रही है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही आती हैं ये योजनाएं। इस योजना का शुभारंभ 1966 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत यूनिट धारकों के चाहने पर यूनिट पर 1 वर्ष के बाद मिलने वाले लाभांश को अथवा उसके एक भाग को, जैसे यूनिट धारक की इच्छा है, फिर से यूनिट में पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष यूनिट की संख्या में वृद्धि होती जाती है। ये इस प्रकार से अब इसमें हम बात करते हैं, हमारा जो अगला है वो है विनियोजन किस ढंग से। भविष्य निधि योजना, प्रोविडेंट फंड, यह एक अनिवार्य बचत योजना है। सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य बचत योजना है। इन्हें अपनी सेवा का प्रथम वर्ष पूरा होने के उपरांत भविष्य निधि योजना के सदस्य अनिवार्य रूप से बनना पड़ता है। इसमें जमा की जाने वाली राशि कर्मचारियों के वेतन से सीधे काट ली जाती है, अतः उन्हें बचत करने के लिए बहुत अधिक भार नहीं उठाना पड़ता है। तो उनकी जो भी सैलरी होती है उनमें से क्या करते हैं, ये उनका एक किस्त जो भी होती है वो काट लेते हैं। भविष्य निधि योजना 2 प्रकार की होती है। एक होती है सामान्य भविष्य निधि योजना और एक अनिवार्य भविष्य निधि योजना। सामान्य भविष्य निधि योजना जो होती है, यह योजना मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के लिए होती है। सन 1965 से सरकार द्वारा यह अनिवार्य कर दिया गया कि सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी हो, अपनी सेवा काल का 1 वर्ष पूरा होने के बाद, यानी उसकी जॉब का 1 साल पूरा होने के बाद, इनसे वेतन से एक निश्चित राशि की कटौती करके उनके सामान्य भविष्य निधि में खाते में डाल दी जाती है। इस खाते में जमा राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। इस खाते का हिसाब किताब कर्मचारी के खाते द्वारा रखा जाता है। कर्मचारी यदि चाहे तो इसके लिए डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख सकता है। इसको बोलते हैं जीपीएफ खाते का क्रमांक कर्मचारी को दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर चाहे तो कर्मचारी अपने खाते से कुछ निश्चित मात्रा एक ऋण के रूप में प्राप्त भी कर सकता है। सामान्य भविष्य निधि योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को एकमुश्त राशि प्रदान करना है, क्योंकि सेवानिवृत्ति के पश्चात उनकी आय वैसे भी बहुत कम हो जाती है, अतः यह राशि वृद्धावस्था में काम आती है। इसके बाद है अनिवार्य भविष्य निधि योजना। इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन से प्रति माह एक निश्चित राशि की कटौती कर दी जाती है। सामान्यतः 8% तक की कटौती करते हैं। अनिवार्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाती है। जितनी राशि कर्मचारी के वेतन से काटी जाती, उतनी राशि नियोजित संस्था भी प्रति माह कर्मचारी के खाते में डाल देता है। जितनी सैलरी उससे कटेगी, उसकी सैलरी से कटेगी जितनी अमाउंट, उतनी ही अमाउंट जो भी संस्था में वो व्यक्ति काम कर रहा है उस संस्था के द्वारा उसे देना पड़ता है कर्मचारी को। इस जमा राशि पर प्रतिवर्ष एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी चाहे तो अपनी जमा राशि में से ऋण भी ले सकता है।
परंतु इस राशि को उसे फिर से उस खाते में जमा करवाना पड़ता है। परंतु यदि दुर्भाग्यवश कर्मचारी की मृत्यु असमय हो जाती है तो उसके आश्रितों, परिवार वालों को समस्त राशि वापस दे दी जाती है। यदि कर्मचारी नौकरी छोड़कर अन्य नौकरी करने लगता है तो इस परिस्थिति में उसकी समस्त जमा पूंजी ब्याज सहित उसे लौटा दी जाती है। फिर हम बात करते हैं उपहार कूपन यानी गिफ्ट कूपन की। बैंकों एवं डाकघरों द्वारा उपहार कूपन योजना भी चलाई जाती है। अपने नाते, रिश्तेदारों, प्रियजनों के शादी विवाह, जन्मदिन, पार्टी, मुंडन आदि अवसरों पर चाहे तो उपहार कूपन भेज सकते हैं। ये उपहार कूपन रंग बिरंगे एवं विभिन्न मूल्य के होते हैं। डाकघर में 100 रुपये से लेकर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक के उपहार कूपन खरीदे जा सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट का साधन। फिर है शेयर्स की बात करते हैं, हिस्से या अंश जानने की बात करें। बड़े बड़े उद्योगों, धंधों, कल कारखानों की स्थापना एवं चलाने के लिए एक साथ ही बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। इतनी बड़ी मात्रा में पूंजी लगाना किसी एक व्यक्ति के लिए कठिन नहीं है और असंभव कार्य भी होता है। किसी के पास एक समय में इतना पैसा नहीं होता, इसलिए वो क्या करते हैं, उद्योग धंधे चलाने के लिए मिश्रित पूंजी की स्थापना की जाती है। कंपनियों की पूंजी के छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं जिनको शेयर कहा जाता है। शेयर खरीदने वाला व्यक्ति इस कंपनी का, उद्योग का हिस्सेदार होता है। कंपनी को उद्योग से जो लाभ मिलता है उसे शेयर धारकों के बीच उनके शेयर के अनुसार ही बराबर बराबर बांट दिया जाता है। जिसका जितना अधिक शेयर होगा उसको उतना अधिक बेनिफिट मिलेगा, जिसका शेयर कम होगा उसको उतना ही कम बेनिफिट मिलता है। शेयर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें लाभ की प्रतिशत मात्रा पूर्व में ही निर्धारित कर दी जाती है, अतः ऐसे शेयरों में धन लगाने से हानि की संभावना नहीं रहती। कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो कंपनी के लाभ हानि पर निर्भर करते हैं। यदि कंपनी को बहुत अधिक लाभ होता है तो शेयर धारकों को उस अनुपात में अधिक लाभ होता है, परंतु यदि कंपनी को हानि होती है तो शेयर धारकों को भी यह हानि सहन करनी पड़ती है, उनको भी ये हानि सहन करनी पड़ेगी। शेयर का हस्तांतरण भी हो सकता है। धन की ज़रूरत पड़ने पर इन्हें बेचा भी जा सकता है और किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पूर्व विनियोगकर्ता को उस कंपनी का नाम, बाजार में साख, उसके संस्थापक की ख्याति यानी रेपुटेशन आदि के बारे में अच्छी तरह से जान लेने के बाद ही शेयर खरीदने चाहिए, अन्यथा मेहनत से कमाया हुआ धन डूब भी सकता है। ये था हमारे गिफ्ट कूपन की बात, शेयर्स की बात। अब बात करते हैं ऋण पत्र। बड़े बड़े उद्योगों के मालिक, कंपनी अथवा सरकारी संस्थाएं जनता से पूंजी प्राप्त करने के लिए समय समय पर ऋण पत्र निकालती हैं। इन ऋण पत्रों को खरीदने हेतु भी बचत की राशि को लगाया जा सकता है। इनमें एक निश्चित दर पर ब्याज मिलती है, चाहे कंपनी, उद्योगपति, सरकारी संस्थाओं को घाटा हो या मुनाफा। अतः ये हिस्से की अपेक्षा अधिक सुरक्षित होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इसका पूरा भुगतान भी लिया जा सकता है। धन की सुरक्षा की दृष्टि से सरकारी ऋण पत्रों को खरीदना लाभप्रद होता है। अब हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट जो है विनियोग का साधन, वो है लॉटरी चिट सिस्टम। यह बचत व्यवस्था पूर्णतः गैर सरकारी होती है तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लॉटरी से बिल्कुल ही भिन्न होती है। इसमें कुछ आपसी जान पहचान वाले लोग, एक संस्था में काम करने वाले लोग अथवा एक ही मोहल्ले के लोग अपनी बचत की राशि को इकट्ठा करके बैंक में जमा कराते हैं। लॉटरी चिट व्यवस्था में जितने भी सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को आपसी समझ, हैसियत के अनुसार एक निश्चित राशि प्रति माह आवश्यकतानुसार उनमें जमा करवानी पड़ती है। प्रत्येक महीने लॉटरी की एक चिट निकाली जाती हैं। उसमें क्या करते हैं, जैसे कि पर्चियाँ डाल के लॉटरी चिट सिस्टम करते हैं, तो उसमें किसी को भी रैंडमली उठानी होती हैं, तो उसमें सभी के नाम होते हैं या किसी का भी नाम आ जाता है तो वो लॉटरी उसी के नाम निकल जाती है। फिर उस व्यक्ति का नाम उसकी जो इनाम की राशि होती है उसको दे दी जाती है और फिर उस व्यक्ति का नाम उस लॉटरी में से हटा दिया जाता है। परंतु सदस्य
उस सदस्य को योजना समाप्ति तक अपने हिस्से का धन निर्धारित महीनों तक जमा करवाना पड़ता है। यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक किसी सदस्य के नाम एक बार लॉटरी ना निकल जाए। इसके अतिरिक्त यदि किसी सदस्य को किसी माह धन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है तो उसे सर्वसम्मति से 1 माह का धन बिना पर्ची निकाले ही दे दिया जाता है, फिर उसे किस्तों के रूप में उसे जमा करवाना पड़ता है। इस प्रकार इस व्यवस्था से व्यवस्थित व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। कम आय वाले एवं अशिक्षित गृहिणियों के लिए यह एक अच्छी योजना है जिसे बिना झंझट के आपसी विचार विमर्श एवं सामर्थ्य अनुसार जितना समय चाहे चला सकता है। साथ ही इसमें एकमुश्त धन लेने के बाद भी कोई ब्याज नहीं चुकाना पड़ता, जबकि डाकघर बैंक में ब्याज चुकाना आवश्यक है। अतः यह योजना गृहिणियों के लिए अति लाभदायक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया है।